गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है तुम सबका मेरे इस YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में। यहाँ पर हम क्लास 11th के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट शुरू कर चुके थे और समझा रहे थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर परमाणु मॉडल जो कहता है वो ये कहता है कि नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। वृत्तीय कक्षा यानी गोल गोल रास्ते पर, अगर यहाँ पर नाभिक है तो उसके चारों तरफ गोल गोल रास्ते पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोर परमाणु मॉडल ने यह बताया कि जो गोल रास्ते होते हैं, जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, वो कक्षाएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा की नाभिक से दूरी अलग होती है और उसके लिए अपने पास स्टेट्स दे दी जो हमने पिछले वीडियो में तुमको बताया था। आज मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं कि बेटा ये बात सही है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर ये नाभिक है तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे हुए हैं और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये वृत्तीय कक्षाओं में है। ठीक है, ये बात मानते हैं, लेकिन ये कक्षाएं भी जो हैं, ये कक्षाएं उप कक्षाओं में बटी हुई हैं जिनको हम उपकोश कहते हैं। ठीक है, तो जरा इस पर थोड़ा सा और आगे डिस्कस करने वाले हैं कि नंबर एक चीज है कोश, जिसको सेल कहते हैं। दूसरा है उपकोश, जिसको सबसेल कहते हैं। तीसरा है ऑर्बिटल, जिसको कक्षक कहते हैं। ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब ये कि कोश जो नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो भिन्न 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 वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहे हैं, इनको हम कोश कहते हैं। इस कोश, ये कोश जो हैं उपकोश में बटे हुए हैं। अलग अलग उपकोश हैं जिनके नाम हम लोग SPDF के रूप में लिखते हैं। थोड़ा बहुत हाई स्कूल में पढ़ा होगा इस बारे में है। और ये जो उपकोश हैं, S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष, F उपकोष, ये ऑर्बिटल्स में बटे हुए हैं, यानी कि जिनको हम कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो जरा इस चीज को ध्यान से देखना, मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं कि जो पहली कक्षा है नाभिक के बाद, जो पहली कक्षा है ये वाली कक्षा, इसके बाद इसको हम दूसरी कक्षा कहेंगे ऐसे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कक्षा होगी तीसरी कक्षा कहेंगे और होगी उसको चौथी कक्षा कहेंगे। तो प्रत्येक कक्षा में पहली बात कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहली तो बात ये वो है बेटा फार्मूला 2n²। किसी एक कक्षा में कुल 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब अगर हम इस पहली कक्षा की बात करें तो इस पहली कक्षा में 2n² में n की जगह पर अगर हम 1 लिख दें तो 2 × 1² बराबर 2। ये जो दूसरी कक्षा है तो n की जगह पर वो 2 लिख दे तो 2n ये हो जाएगा, यानी कुल मिला के 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरी कक्षा की बात करें तो तीसरी कक्षा में 2 × 3² मतलब 18। ठीक है, 3 × 9 = 18 हो जाएगा। और इसी प्रकार से चौथी कक्षा की बात करें तो चौथी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 4² मतलब कुल मिला के 32। कहने का मतलब जैसे जैसे कक्षा बड़ी होती जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस कक्षा में उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और यह संख्या 2n² फार्मूले से डिसाइड की जाती है। ठीक, अब बात आती है कि ठीक है, ये बात तो ठीक हो गई, क्लियर हो गई, लेकिन अगर किसी एक कक्षा में कितनी उपकक्षाएं होंगी या कितने उपकोश होंगे, ये कैसे क्लियर होगा? तो बेटा जो जिस कोश का नंबर होता है उस कोश में उतने ही उपकोश होते हैं। किसी कोश का जो नंबर होता है उसमें उतने ही उपकोश होते हैं। यानी अगर हम इस पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में एक उपकोश है, केवल एक उपकोश होता है। ध्यान देना, पहली कक्षा में केवल एक उपकोश होता है, उसको हम 1s कहते हैं। दूसरी कक्षा में 2 उपकोश होते हैं तो इसको हम 2
दूसरी कक्षा है, एक S होता है और एक P होता है, तो 2S और 2P। ठीक, तो ये दो उपकोष कहलाएंगे 2S 2P। ठीक, अब इसके बाद तीसरी कक्षा की हम बात करें तो इसमें तीन उपकोष होंगे 3S 3P 3D। ठीक, ये तीसरी कक्षा का मामला है, उपकोष है इसमें S P और D। इसी प्रकार से चौथी कक्षा की बात करें तो चौथी कक्षा में 4S होगा, 4P होगा, 4D होगा और 4F होगा। इसी प्रकार से हम पांचवी कक्षा की बात करें तो 5S होगा, 5P होगा, 5D होगा, 5F होगा, 5G होगा। इसी प्रकार से छठे की बात करें तो 6S होगा, 6P होगा, 6D होगा, 6F होगा, 6G होगा, 6H होगा। मान लेते कोई भी कोष का नाम मान ले, G मान ले, H मान ले, K मान ले, L मान ले, कुछ भी, तो उस हिसाब से 7S होगा, 7P होगा, इसी हिसाब से सातवीं कक्षा में होंगे। तो कहने का मतलब देयर आर सो मेनी सबसेल्स हैं जिनको हम उपकोष कहते हैं, सबसेल्स मौजूद हैं हर कक्षा में। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जो S उपकोष होता है, S उपकोष होता है, यह भी बटा हुआ है ऑर्बिटल्स में, कक्षकों में, जिसको हम कक्षक कहते हैं। देखना, S उपकोष में केवल एक ऑर्बिटल होता है, P उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते, D उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते। इनको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे चौकोर चौकोर बना के, ब्लॉक बना के इसको प्रदर्शित किया जाता है। F उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब ये कि इनका जो ऑर्बिटल की संख्या है वो इनके 2 गुने से 1 ज्यादा होती है। जैसे S के लिए बात करें तो S के लिए 1, P के लिए 3, 1 3 5 7 ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, एक बात अब इसके बाद और क्लियर समझना कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो एक इधर की तरफ मूव कर रहा होगा और दूसरा विपरीत दिशा में। यानी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं उनकी जो स्पिन होती है, जो चक्रण होता है, वो विपरीत दिशा का होता है। जरा इस चक्रण को भी समझ ले, ये क्या चक्कर है। मैंने तुमसे कहा कि नाभिक के चारों तरफ यूं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये तो बोर ने कहा था, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं घूमता इलेक्ट्रॉन। केवल ऐसा नहीं कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से घूम रहा है। जैसे घर में इमरती खाई ना, इमरती, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली अपनी जगह पे भी घूमता ऐसे करके, तो वो ऐसे 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 करके घूमता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करके घूम रहा है, यानी कि एक बार तो वो अपनी जगह पे भी घूम रहा, ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, और साथ में वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ ये इलेक्ट्रॉन अब 2 तरीके से घूम सकता है। एक ऐसे घूम सकता है, यानी कि इस दिशा में ऐसे करके घूम रहा है, और दूसरा उसका मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है, यानी वो इस दिशा में घूम रहा, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम रहा। तो इसी को हम 2 स्पिन कहते हैं। इसको क्लॉकवाइज, ये हुआ क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो एक उपकोष में, सॉरी, एक कक्षक में, जैसे S का जो कक्षक है, इसके एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक स्पिन के नहीं हो सकते। एक वामवर्ती वाला होगा यानी कि क्लॉकवाइज होगा, और दूसरा दक्षिणवर्ती वाला यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक अगर इस तरह से घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निश्चित तौर पर ऐसे घूम रहा होगा। ये बात समझ में आई। यानी परमाणु की जो फाइनली संरचना निकल के आई, जो अंतिम संरचना आई, जिसको हम आज मानते हैं, वो ये कहता है कि नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं हैं। ये बात ठीक है, लेकिन प्रत्येक कक्षा उपकक्षा उपकोष में बटी हुई है। इन उपकोष को SPDF कहा जाता है, और ये उपकोष भी
ऑर्बिटल में बटे हुए हैं, कक्षकों में बटे हुए हैं। एस उपकोष के पास एक कक्षक होता है, पी के पास 3 कक्षक होते हैं, डी के पास 5 कक्षक होते हैं और एफ के पास 7 कक्षक होते हैं। बात बची जी और एच की, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, काल्पनिक है, ये मैंने बनाया, काल्पनिक सोचा है। क्यों? क्योंकि इतने तत्व नहीं है, अभी तक इतने तत्व ज्ञात नहीं है, ऐसा कोई तत्व ज्ञात नहीं है जिनमें इनकी जरूरत पड़े। कैसे, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, तो इस पर भी अभी देख लेते हैं। ठीक, अभी डिस्कस करते हैं इस पर। हुंड का नियम है, सॉरी अफबाउ का नियम है, अफबाउ नियम से हम इसको अभी डिस्कस कर लेंगे। तो मेरा मतलब ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि केवल ऐसा नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, कक्षाएं उपकक्षाएं इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं कि मान लिया तुम्हारे पास एक परमाणु है जिसके पास, जिस परमाणु में कुल मिला के 20 इलेक्ट्रॉन है, लेट अस सपोज 20 इलेक्ट्रॉन है। तो तुम कैसे बताओगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर चल रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस उपकोष में है, इसको कैसे परिभाषित करोगे या इसके बारे में कैसे बताओगे? तो उसके लिए ये अफबाउ नियम है, एक अफबाउ नियम है जो ये बताता है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कोष के किस उपकोष में मौजूद है। ठीक, तो जरा इसको देखो, मैंने यहां पर सारे कोष के बारे में लिखा है, उपकोष के बारे में लिखा है, और अफबाउ नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे, अगर हम इलेक्ट्रॉन एक परमाणु बनाना चाहें और कोष में इलेक्ट्रॉन भरते जाए भर भर के हम बनाएं, तो किस कोष में पहले भरेगा, किस कोष में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसका डिस्कशन यहां पर है। जरा देखना, ऐसे बनाए और इसको हम ऐसे तीर से काट दें। जरा देखना, ये हम समानांतर रेखाएं काट रहे हैं, ये ठीक है। और इसके बाद अफबाउ नियम कहता है कि यहां से ऐसे घूम के चलना है हमको, ऐसे, जरा देखना इसको, तो एक सीरीज बनेगी 1s, इसके बाद 2s, 2s के बाद अगर हम यहां से आ गए, यहां से हम फिर वापस जाएंगे तो बनेगा 2p और 3s, 2p और 3s, 3s को फिर पीछे घुमाए और यहां से लाए तो आएगा 3p और 4s, और 4s के बाद हम फिर पीछे जाएं और यहां से घुमाएं तो 3d 4p 5s, 3d 4p और इसके बाद 5s। सॉरी, बोर्ड पे आया नहीं, मैं नीचे लिखता हूं, फिर से देखता हूं, फिर से देखिएगा, 1s लेस देन 2s, ये 2s हुआ, और 2s के बाद फिर देखें 2p और 3s, 2p और 3s, और 3s के बाद फिर हम पीछे जाएंगे और लौट के आएंगे 3p 4s, 3p 4s, और 4s के बाद फिर पीछे जाएंगे 3d 4p 5s, 3d 4p और 5s, और 5s के बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, और इसके बाद 4f, यहां 6s आ गए, फिर हम घूम के पीछे जाएंगे तीर के पीछे 4f 5d, 4f 5d, और इसके बाद 6p 7s, 6p 7s। इस प्रकार से एक सीरीज बनेगी। यह सीरीज बताती है कि इलेक्ट्रॉन का, जो हम नया इलेक्ट्रॉन भर के अगर परमाणु बना रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन किस कक्षा के किस उपकोष में जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाएगा। एग्जांपल लेता हूं यहां पे तो बातें समझ में आएगी। मान लिया तुम्हारे पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे मैंने कहा 20 इलेक्ट्रॉन आपके पास है,
तो 20 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? देखो बेटा, मैंने कहा एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, पी में 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें यानी 6, डी में 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10, और एफ में 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। कुल मिला के इतने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, अब हम इन इलेक्ट्रॉनों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। 1s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। यहां हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 भर सकते हैं, 2 भर दिए, 2 और 2 4 हो गए। इसके बाद 2p में हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 2 2 4 6 10, अधिकतम 6 भर सकते हैं, 6 हमने भर दिए, 10 हो गए। 2p के बाद 3s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने 3p, इसमें भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 10, 2 12 6 18। और 3p के बाद नंबर आता है 4s का, तो 4s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 18 2 20। तो ऐसा परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ये बात समझ में आई? इसी प्रकार से अगर कोई परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 26 है, यानी कुल मिला के 26 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? जरा ध्यान से देखना। 26 वाले को क्या लिखेंगे? फिर यहीं से शुरू करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और 3p के बाद क्या आता है? 4s2 12 18 2 20, और 20 4s के बाद क्या आएगा? 3d। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26। डी में अधिकतम हो कितने सकते हैं? 10। लेकिन हम d10 नहीं लिखेंगे, बल्कि 6 लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26, 26 इलेक्ट्रॉन का हमने इसमें विन्यास लिख दिया। आई बात समझ में? यहां पर तमाम परमाणु क्रमांक हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं। 1 से लेके 105 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस अफबाउ नियम से लिखा जा सकता है। बात समझ में आई? फिर क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि p6 ही लिखना है। p6 नहीं, आपके कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं लास्ट में। अगर आपके 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो 5 लिखिएगा, 3 बच रहे हैं तो 3 लिखिएगा, ठीक है। इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ नियम द्वारा लिखा जाता है। तो आज ये मैंने अफबाउ नियम के बारे में तुम्हें बताया। अफबाउ नियम को तुम ध्यान से पढ़ो और अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करो। क्लियर? बाकी नेक्स्ट पीरियड में दिखाएंगे। थैंक यू।